हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अपनी इन्वायरमेंट सीरीज में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आपका आरओआर हो जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज आने वाली आ चुकी है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स कराता है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस आप में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट में पक्का लिखिएगा और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? ए खाद्य चक्र, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल और डी खाद्य प्रणाली। उम्मीद है आप इसका आंसर सोच लिया होगा और आप लगा भी रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला होती है यही मिलकर क्या बनाती है? आपका खाद्य जाल बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो खाद्य जाल क्या होता है? ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है, क्योंकि एक जीव के नष्ट होने पे उसके अन्य विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following belongs to primary consumer? निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ए गरुड़ और सांप, बी टिड्डा और हिरण, सी सांप और मेंढक और डी सारस और मेंढक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा आपका है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मिली जो शाकाहारी जीव होते हैं वही क्या होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया। ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और हाँ, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को हम द्वितीय पोषण स्तर भी कहते हैं, इन्हें हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है? ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड, क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है। ठीक है, कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है? तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? तो आप सबसे किसके उत्पादक के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इनमें आपकी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है? कोई ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे बारिश प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डेवलप करेंगे, इसलिए वहाँ की क्या संगे जब विविधता ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तरों के सही क्रम के लिए उचित शब्द चुनें। ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी, डी मांसाहारी और ई परपोषी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो भोजन को बनाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? आप जो स्वपोषी सबसे पहले आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी को कौन खाता है? परपोषी खाएंगे, हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। सही बात है, तो हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। और परपोषी में भी क्या होते हैं? आपके पहले शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर सर्वाहारी आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन है या पारिस्थितिकी का अध्ययन है? ए जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी जीवों के बीच संबंध और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
क्योंकि पारिस्थितिकी में क्या होता है, हम जीव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट सभी की बात करते हैं, हम जीवों के बीच अंतर संबंधों की बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, पोषक चक्र की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, घटती है। क्या होती है, घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है, तो क्या कहलाता है? ए सहभोजिता, बी परजीविता, सी सहजीवन और डी पारस्परिकता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सहभोजिता, जिसमें दो जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि होती है, जैसे वेल और बार्नेकर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूटुअलिज्म में याद रखिए, म्यूटुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। ठीक है, पारस्परिकता में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के सरल रूप में आधार क्या होता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी और डी द्वितीयक मांसाहारी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो चराई जो चराई के मैदान होते हैं, इनमें खाद्य श्रृंखला के रूप में आधार क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उपभोक्ता, क्योंकि आप जानते हैं जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें बिल्कुल बॉटम पे वाले ऐसे बना रहे हैं खाद्य श्रृंखला में, स्टार्टिंग में अगर पिरामिड अगर बनाते हैं, सबसे बॉटम पे कौन आएगा, तो प्रोड्यूसर्स आएंगे। खाद्य श्रृंखला ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीयक चलता है। तो सबसे नीचे कौन आएगा आधार पे, तो बताएंगे सर आपका प्रोड्यूसर आएगा। लगभग सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम जीव समूह को क्या कहा जाता है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी मांसाहारी और डी शाकाहारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जिससे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं पुनः मिट्टी में वापस लौट जाते हैं, और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके पोषक चक्र को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत पदार्थ या अपशिष्ट पर भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ए सर्वाहारी, बी अपघटक, सी मांसाहारी और डी अपमार्जक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अपघटक होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर अपमार्जक दे रखा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका डिकम्पोजर्स होना चाहिए, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम्स को छोड़ के उन्हें सड़ाते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, बट कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पारिस्थितिकी की वह शाखा है जिसमें किसी एक जीव या प्रजाति का उसके पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ए रासायनिक पारिस्थितिकी, बी सौ पारिस्थितिकी, सी अनुवांशिक पारिस्थितिकी और डी पूरा जीव पारिस्थितिकी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्व पारिस्थितिकी होता है जिसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, इसमें एक ही प्रजाति या उसका उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए ऑक्सीजन, बी डीएनए, सी सूर्य और डी भूगर्भिक स्रोत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है ये पृथ्वी पर सूर्य का सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्राथमिक स्रोत होता है। और क्या करते हैं, जो जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को रासायनिक रूप में चेंज करके उसको खाद्य श्रृंखला में डालते हैं। तो इसका आंसर उम्मीद आपने लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं
क्या कहलाती हैं? ए स्थानिक, बी दुर्लभ, सी संकटग्रस्त और डी संकटापन्न। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि वे कौन सी प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंडेमिक, जिसे हम स्थानिक कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्थानिक प्रजातियां केवल एक ही निश्चित स्थान पर और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे नीलगिरी ताहर, अंडमान के कुछ पक्षी, ये सभी क्या होंगे? आपके एंडेमिक हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी इंडो बर्मा क्षेत्र और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी पूर्वी घाट, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्वी घाट है ये आपका इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में मेनली 4 ही आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कौन सा आपका हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडालैंड। यही वे 4 क्षेत्र है जो कि भारत में हॉटस्पॉट है, जबकि पूर्वी घाट क्या है? हॉटस्पॉट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए 10, बी 15, सी 6 और डी 20। तो आपको बताना है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं भारत को आप 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं भारत में जो भी जैव भौगोलिक क्षेत्र है विभाजित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, और भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन पठार, फिर आपका गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व भारत, द्वीप समूह और आपका तटीय क्षेत्र। मतलब हमारे यहाँ 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी गुवाहाटी। तो आपको बताना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि कहाँ पे स्थित है? आपका चेन्नई में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से स्थापित है? तो आप जानते हैं तो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है, इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र किसका उदाहरण है? ए पर्यटन स्थल, बी कृषि वन क्षेत्र, सी जैव विविधता हॉटस्पॉट और डी अंतरराष्ट्रीय वर्षा वन। आपको बताना है कि जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि क्या एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 2000, बी 2002, सी 2010 और डी 2017। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 2002, क्योंकि भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है इसे 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम क्या दिखाता है? तो ये जैव संसाधनों के संरक्षण उपयोग की बात करता है। इसी के तहत आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बताई गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? ए भावनगर, बी जामनगर, सी मुंबई और डी पुडुचेरी। तो आपको बताना है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र है ये आपका जामनगर में है, जो कहाँ पे आपको पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और ये समुद्री जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा, और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 से हो रहे हो, या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।